नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या सही में भारत में नौकरियों में उछाल आ गया है? भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि 2022-23 की तुलना में 23-24 में नौकरियों में डबल उछाल आ गया। क्या इतना सुनकर लोगों को भी उछल जाना चाहिए या यह देखना चाहिए कि किस सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, जो नौकरियां आई हैं उनकी गुणवत्ता क्या है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा है या नहीं, कैजुअल वर्कर कितने हैं और उनकी कमाई कितनी है, और स्वरोजगार वाले कितने हैं, उनकी कमाई कितनी है। जब तक आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से नहीं देखेंगे और इसकी समस्या को नहीं जानेंगे, नौकरी नाम की चुनौती को नहीं समझ सकते। सिटी बैंक की एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने प्रकाशित की। यह रिपोर्ट अंदरूनी तौर पर अपने क्लाइंट के लिए बनाई जाती है, इसलिए पूरी तरह से सबके लिए उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी एक बात मुख्य रूप से कही जा रही है कि सिटी बैंक ने कहा है कि भारत में अगर नौकरियों में उछाल आना है, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करनी है, तो जीडीपी की 7% की रफ्तार काफी नहीं होगी। हमने पिछले 2-3 महीनों में और खासकर चुनाव के बाद निवेश, नौकरी और सैलरी को लेकर छपी तमाम रिपोर्ट का अध्ययन किया है, ताकि आपको इन मुद्दों पर एक समग्र वीडियो पेश कर सकें। इस वीडियो को देखिए और आप भी अपने और अपने आसपास के अनुभवों से बताइए कि किस तरह की नौकरियां आजकल मिल रही हैं, सैलरी क्या है, क्या उस सैलरी से आप महंगाई का मुकाबला कर पा रहे हैं। क्या रिजर्व बैंक को बुरा लग गया कि सिटी बैंक ने आईना दिखा दिया, जबकि सिटी बैंक की पूरी रिपोर्ट तो पब्लिक में भी नहीं है, लेकिन जो पहले से कई रिपोर्ट है वही बता देते हैं कि हालचाल ठीक ठाक नहीं है। 23 जून को बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट शिवा राजौरा की है। शिवा ने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए और करीब 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। असंगठित क्षेत्र में कई तरह के काम आते हैं, मोटर मैकेनिक भी कह सकते हैं, 2 लोग मिलकर बर्फ बनाते हैं, लोहे पिघलाते हैं या लेथ मशीन पर काम करते हैं या अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, सब इसमें आता है। ये आंकड़े जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के हैं। एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेस और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने 2015-16 में सर्वे किया। जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच 197 लाख असंगठित इकाइयां काम कर रही थीं, लेकिन अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में करीब 178.2 लाख असंगठित इकाइयां ही बची रह गईं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 15% कम हो गई है। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल है। पिछले अक्टूबर तक का आंकड़ा बता रहा है कि छोटे उद्यम बंद होते जा रहे हैं और 54 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां गई हैं। और अचानक धड़ाम से रिजर्व बैंक का एक डेटा आता है कि नौकरी में डबल उछाल आ गया है। एक और खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। 10 जुलाई के द हिंदू में विकास धूत की यह खबर और इसकी हेडलाइन कहती है कि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के कारण असंगठित क्षेत्र में 1.6 करोड़ नौकरियां चली गईं। ये तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट से भी ज्यादा संख्या है, बल्कि डबल। बिजनेस स्टैंडर्ड में 54 लाख नौकरियां जाने की बात है, मगर यहां 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां जाने की खबर है। बस इस बार का रिसर्च इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च नाम की संस्था का है। क्यों गई इतनी नौकरियां? क्योंकि 2016 से 2023 के बीच 11 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के कारण। कोविड को अलग भी कर दें तो नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे उद्यमों की कमर तो तोड़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में है कि 2015 से 2023 के बीच 16 लाख छोटे उद्योग बंद हुए, मगर हिंदू की रिपोर्ट कहती है 63 लाख असंगठित क्षेत्र के उपक्रम बंद हुए हैं। लाखों उद्यम बंद हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। इस पर बात नहीं, अचानक से एक डेटा तबीयत से हवा में उछाल दिया जाता है कि लो देखो, भारत में नौकरियां डबल हो गई हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस का डेटा यही कहता है कि भारत में मात्र 12 करोड़ लोग हैं जो वेतनभोगी कहे जा सकते हैं। इस वेतनभोगी वर्ग की मासिक कमाई का औसत क्या आप जानते हैं? 20,000 रुपए महीना, सिर्फ 20,000। 100 करोड़ लोग कैजुअल काम करते हैं,
इनके महीने की औसत कमाई 11,000 रुपए के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी की कमाई की यह हालत है, ऊपर की भी और नीचे की भी। इतनी कम कमाई की नौकरियां हैं भारत में। जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, तब तक नौकरी बढ़ने की संख्या का जश्न क्या आप मना सकते हैं? अव्वल तो नौकरी बढ़ी है या नहीं, इसी पर विवाद है। अर्थशास्त्र में एक पैमाना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। यह किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप होता है। हिंदी में इसे सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। विकास दूत ने इंडिया रेटिंग और रिसर्च की रिपोर्ट में दर्ज किए गए आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि वित्त वर्ष 2023 में असंगठित क्षेत्र की GVA में हिस्सेदारी 2016 के मुकाबले 1.6% कम थी। यानी अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारा सवाल है कि अगर नौकरी बढ़ रही है तो क्या असंगठित क्षेत्र में नहीं बढ़ रही है? और असंगठित क्षेत्र में विकास हो रहा है तो फिर GVA में उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ रही? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के साल में इस सेक्टर में करीब 9.80 करोड़ लोग काम कर रहे थे। 2023 में इनकी संख्या 10.96 करोड़ हो गई। तब भी यह 2016 के साल के मुकाबले काफी कम है। उस साल 11.13 करोड़ लोग गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। यह रिपोर्ट बताती है कि व्यापार और अन्य सेवाओं में तो और भी कमी आई है। पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र बैठ गया है। नोटबंदी और GST से सेक्टर में किस तरह की बहार आई है, इस पर बात होनी चाहिए। मिंट अखबार में अमित कपूर और शीन जुत्सी का विश्लेषण छपा है। दोनों ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें तरह तरह के स्किल के हिसाब से भी डेटा होता है। ये दोनों विद्वान अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनके अध्ययन के मुताबिक PLFS का डेटा बता रहा है कि स्किल्ड लेबर, कुशल कर्मियों की संख्या में काफी कमी आ रही है। 2017 से 2022 के बीच भारत के 36 में से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च कुशलता वाले कर्मियों की वृद्धि दर 5% से भी ज्यादा गिर गई है, जबकि अर्ध कुशल कार्य क्षमता वाले कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन्हें सेमी स्किल्ड कहते हैं। भारत की 45% से ज्यादा कार्य क्षमता इसी सेमी स्किल्ड अर्ध कुशल श्रम बल की श्रेणी में आती है। क्या इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्ध कुशल श्रमिकों की ही मांग बढ़ रही है? क्योंकि इसी दौर में 2017 से 22 के बीच अकुशल और अर्धकुशल कामगारों की कंपाउंड वृद्धि दर क्रमशः 24.8 और 59.5% रही है। इसलिए यह सवाल बड़ा है कि भारत में किस तरह की नौकरी पैदा हो रही है। जिस तरह की नौकरी पैदा हो रही है उसके लिए क्या 15 से 20 साल की पढ़ाई पर जमीन बेचकर लोन लेकर लाखों रुपए का निवेश सही है? इन मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ कोविड का बहाना बनाकर नहीं निकल सकती, और अगर अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर रोजगार का सृजन नहीं है और तेजी से नहीं हो सकता, वहां कमाई नहीं बढ़ रही है, तो यह मत समझिए कि ऊपरी पायदान की नौकरियों में बहार है। IIT से पढ़कर जो निकल रहे हैं उन्हें तो नौकरी नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो सैलरी पहले से काफी कम है। प्राची वर्मा की रिपोर्ट 10 जुलाई के इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। IIT से इस साल ग्रेजुएट हुए इंजीनियर को अगर नौकरी मिल भी रही है तो उन्हें कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। डेलॉयट और टिमलिस के अलग अलग अध्ययनों के अनुसार 2024 के बैच के लिए वार्षिक वेतन 15 से 16 लाख रुपए है, जबकि साल 2023 में इन्हीं संस्थाओं से ग्रेजुएट होकर निकले छात्रों को 18 से 20 लाख रुपए का वेतन दिया जा रहा था। यह जानकारी आपको मिली है या नहीं कि 23 IIT कैंपस में 38% IIT के छात्रों की प्लेसमेंट नहीं हुई। IIT के 7,000 से अधिक छात्रों का चयन कैंपस प्लेसमेंट से नहीं हुआ। 2 साल पहले यह संख्या लगभग 3400 थी। नहीं चुने जाने वाले छात्रों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। IIT कानपुर के पूर्व छात्र रहे धीरज सिंह ने RTI के तहत यह जानकारी निकाली है। अप्रैल 2024 में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड
2400 छात्रों में से मार्च के अंत तक 1300 छात्रों का ही प्लेसमेंट हुआ। आईआईटी खड़गपुर में भी 2644 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 1259 छात्रों को नौकरी मिली। आईआईटी इंदौर में रजिस्टर्ड 452 छात्रों में से 230, आईआईटी भिलाई में 195 में से 41, आईआईटी भुवनेश्वर में 298 में से 212 और आईआईटी पटना में 342 में से 202 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। ऐसे में कुछ संस्थान प्लेसमेंट के दूसरे चरण को जून जुलाई तक बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो कुछ वापस उन कंपनियों को बुला रहे हैं जिन्होंने वादा करके प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं लिया। इससे होता क्या है कि आप सभी अखबार एक साथ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन सरकार का कोई बयान होता है वो सभी अखबारों में एक साथ छप जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा नौकरियों में डबल उछाल, वो आपको हर जगह छपा मिलेगा, लेकिन यहां जो अलग अलग अखबारों में अलग अलग दिनों पर छपा है उनके संकलन से हाल बता रहा हूं। वो आपको एक जगह एक दिन नहीं मिलेगा और आपके पास समय भी नहीं। मगर जरा पता तो कीजिए, जो आपके घर लड़का सामान लेकर 10 मिनट में हाजिर हो जाता है, डिलीवरी बॉय, उसे कितना पैसा मिलता है, उसने पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च किया, उनमें से कितने 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, तब आपको पता चलेगा कि बोगसबाजी की भी इम्तहान होती है। काम किसी को मिल नहीं रहा और खबर छपती चली जा रही है कि काम में बहार है। यह भी तो छपी हुई खबर है, आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 20 साल में पहली बार है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों ने एक साल में 60 से 70 हजार फ्रेशर को नौकरी पर रखा। कोविड से पहले एक साल में 2 लाख फ्रेशर को आईटी सेक्टर में काम मिल रहा था। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के बारे में भी खबरें छप रही हैं कि भर्तियां कम होती जा रही हैं। आईटी सेक्टर का यह हाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ चुका है, पड़ने वाला है, इसका अध्ययन होना चाहिए ताकि छात्रों, उनके माँ बाप को पता रहे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना है या नहीं। उनके पास इस तरह की कोई सूचना या अध्ययन नहीं है। यह भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर छटनी की जा रही हो। लेकिन इन सब बातों को लेकर इतने साल में क्या अध्ययन हुए? क्या लाखों की संख्या में इंजीनियरिंग की परीक्षा देने वाले छात्रों को पता है कि एआई से उनके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? अजीब सा हाल है। एक रिपोर्ट आती है प्राइवेट सेक्टर ने निवेश करना कम कर दिया, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है नौकरियां बढ़ गई। जरूर कोई तीसरी रिपोर्ट आने वाली है कि नौकरी का निवेश से कोई लेना देना नहीं, नौकरियां परमात्मा सीधे भेज देता है। यह भी विकास दूत की ही रिपोर्ट है, 8 जुलाई के द हिंदू में छपी है। बताती है कि वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की निवेश योजनाएं घट गई हैं, 20 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। 2023 की पहली तिमाही में निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने 7.9 लाख करोड़ के निवेश की घोषणाएं की थी। वहीं इस साल की पहली तिमाही में यह आंकड़ा मात्र 44,300 करोड़ पर रह गया है। निवेश की घोषणाओं में इतनी कमी आ गई है। आप नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनावों के चलते निवेशकों ने निवेश का प्लान रोक दिया होगा, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव के बाद तो ऐसा नहीं हुआ। 2019 में पहली तिमाही में यानी चुनाव के बाद यही आंकड़ा 2.1 लाख करोड़ का था। तो निवेश में इतनी कमी आ गई है, करीब 8 लाख करोड़ से सीधे 44,000 करोड़ पर निवेश आ गया है। 2019 में एक झटके में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर दी गई, जिस कारण उस साल सरकार को करीब 1.28 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। अगले साल फिर 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इसका भार किसी न किसी रूप में आपकी जेब पर पड़ा। करीब 5 वित्त वर्ष से कॉर्पोरेट को टैक्स में भारी छूट दी जा रही है, तब भी नौकरियां गायब होती जा रही हैं, और जो हैं भी वो बेहद कम पैसे की नौकरियां हैं। एक खबर और आई है, भारत के उद्योगों पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार होता जा रहा है। एक ही आदमी सब सेक्टर का मालिक होता जा रहा है। एक तरफ जीएसटी, नोटबंदी से निचले क्रम के उद्योग बर्बाद हो गए, बंद हो गए या कमजोर हो गए। दूसरी तरफ ऊपर के स्तर पर अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों पर 1 या 2 आदमी या कंपनियों या समूहों का ही एकाधिकार होता जा रहा है। जाहिर है नौकरी पैदा करना,
प्राइवेट सेक्टर की प्राथमिकता नहीं है। होती तो ये हाल ना होता। अभी हम सरकारी सेक्टर की दुर्दशा की बात नहीं कर रहे, वरना धर्म की राजनीति का सारा नशा एक बार में ही उतर जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में कृष्णकांत की यह खबर देखिए, 2023-24 में क्या गेम चल रहा है। स्वाभाविक रूप से या अधिग्रहण के जरिए मार्केट के टॉप खिलाड़ी के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आ चुकी हैं। एकाधिकार को मापने के लिए एक सूचकांक होता है जिसे HHI कहते हैं। उसके अनुसार 2024 में टेलीकॉम, एयरलाइंस, सीमेंट, टायर जैसे उद्योगों में कुछ ही समूहों का कब्जा होता जा रहा है। इसमें लिखा है कि पिछले 10 साल में सभी सेक्टरों में 2 ही कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। अगर किसी एक सेक्टर में 1 या 2 ही कंपनी समूह का वर्चस्व रहेगा तो चीजें महंगी भी होंगी और नौकरियों के अवसर भी घटेंगे। राहुल गांधी चुनाव भर भारत के बिजनेस पर चंद लोगों के कब्जे की बात उठाते रहे। अच्छा, ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। अजीब सी बात है, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। इस बात को समझने के लिए आपको एक और लेख का हवाला देना चाहता हूं। अरविंद सुब्रमण्यन और जोश फिल्मन ने 7 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और सवाल उठाया कि क्यों मोदीनॉमिक्स विदेशी निवेश आकर्षित करने में विफल रही है। मोदीनॉमिक्स इन दोनों के शब्द हैं, यानी मोदी का अर्थशास्त्र। दोनों लिखते हैं कि सबसे बड़ा डर यह है कि सरकारी नीतियां उनके खास देसी उद्योगपति, जिन्हें इस लेख में नेशनल चैंपियन कहा गया है, जब चाहें अपने सुविधा अनुसार बदलवा देते हैं। दूसरे निवेशक इसलिए किसी नए सेक्टर या बाजार में दांव नहीं लगा रहे कि पता नहीं कब सरकार रिलायंस या अडानी समूह जैसे बड़े समूह को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बदल दे और उनका पैसा फंस जाए। वे इन दोनों समूहों के लाभ के लिए बनाई गई नीतियों को 2A स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म टर्म देते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राज्य संस्था के जबरन हस्तक्षेप का डर रहता है, यानी ईडी, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियां चुनिंदा लोगों पर रेड मारती हैं और जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में देखा गया, वो एक्सटॉर्शन यानी वसूली का हथियार बन जाता है। इसलिए भी विदेशी निवेशक और दूसरे निजी निवेशक आगे बढ़ने से डर रहे हैं। अनिंद्यो चक्रवर्ती आर्थिक जगत की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, ट्विटर पर मौजूद हैं। इन्होंने ट्रिब्यून अखबार में कई लेख लिखा है। मिडिल क्लास की दुर्दशा पर लिखते रहते हैं। लेख अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन हर भाषा के मिडिल क्लास की दुर्दशा दिखाई दे सकती है। अनिंद्यो ने उन परिवारों का हाल लिखा है जो बड़े शहरों में रहते हैं और महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। इस 1 लाख वालों की हालत आपको इस लेख में दिख जाएगी। अनिंद्यो कहते हैं कि भारत में 1.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई 1 लाख से 2 लाख के बीच होगी। ये वो लोग हैं जो या तो सैलरी पर काम करते हैं या इनका अपना छोटा बिजनेस है। हो सकता है इनके पास बीटेक, एमटेक जैसी पेशेवर डिग्रियां हों। ऐसे लोग भी कई साल से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती चली गई, इनकी कमाई रुकी रही, बढ़ी नहीं। कई केस में तो तकनीकी बदलाव के कारण इनकी नौकरी के अवसर कम हो गए, मोल भाव की क्षमता इनकी समाप्त हो गई। नतीजा जितना मिल रहा है उसी पर चुपचाप काम करते रहे, धर्म की राजनीति का झंडा ढोते रहे। लेकिन कब तक ढोएंगे? स्कूल की फीस देनी है, ईएमआई से लेकर तमाम खर्चे हैं। आईआईटी से लेकर आईआईएम तक में शुरुआती ऑफर में गिरावट आ गई है। खबरें तो यह भी छपी हैं कि आईआईएम ने अपने पूर्व छात्रों से संपर्क किया है कि नौकरी दिलाने में मदद कीजिए। ये आईआईएम का हाल है, छोटे बिजनेस स्कूलों का क्या हाल होगा? 40 से 50 हजार की नौकरी मिल जाए तो गनीमत। तो यह समाज का क्रीम तबका है।
इसकी यह हालत हो गई है। महंगाई ने तो यह हाल किया है कि बचत 50 साल में सबसे कम के स्तर पर है। खबरें छप चुकी हैं, लोग अपनी बचत से निकाल कर घर चला रहे हैं। बेरोजगारी, खराब नौकरी, कम सैलरी की नौकरी की जो आंधी चली आ रही है उसे खुली आंखों से देखिए। स्वाति मूर्ति और चंद्र आर श्रीकांत ने मनी कंट्रोल के लिए 2021 में एक रिपोर्ट की। इस चार्ट के ऊपर के तीनों गोले बताते हैं कि पिछले 12 साल से शुरुआती सैलरी जस की तस बनी हुई है। 2009-10, 2017-18, 2021-22 में मामूली वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जो नौकरी मिलती है वो 12 साल से 3-3.5 लाख सालाना पर अटकी हुई है, यानी एक महीने की सैलरी 30,000 से भी कम की। क्या वाकई में यह तबका निराशा में नहीं डूबा होगा? किसी तरह घर चलाने वाले इसी तबके ने उत्साह में 95 से 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरवा लेना स्वीकार कर लिया। आज 10 साल बाद यह तबका कहां खड़ा है? क्या मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास वाकई उत्साह में उछला जा रहा है? प्रधानमंत्री अभी तक 2014 से पहले की निराशा और हताशा की याद दिला रहे हैं। संसद में भी यही बात कहते हैं कि भारत निराशा में डूबा हुआ था और रूस जाकर भी वहां रहने वाले भारतीयों से यही बात कहते हैं। लेकिन इस वक्त नौकरी करने वाले बड़े तबके की हालत खराब है, केवल महंगाई से नहीं बल्कि कम सैलरी और कम कमाई से। मिडिल क्लास की जिंदगी की जितनी श्रेणियां हैं सबकी हालत खराब है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को 2014 के पहले की निराशा दिखाई दिए जा रही है, आज की सच्चाई नहीं। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। क्या सरकार अब भी इस यथार्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? जब निवेश ही नहीं बढ़ रहा, विदेशी निवेश नहीं आ रहा, निजी निवेश नहीं हो रहा है तो नौकरी किधर से बढ़ रही है? पूरे चुनाव के दौरान बेरोजगारी मुद्दा रहा, तो इस समस्या पर ठीक से बात होनी चाहिए। हर सेक्टर के हिसाब से आंकड़ा आए और नौकरियों की संख्या दी जाए, तभी हम अलग अलग सेक्टर के हिसाब से नौकरी की हालत समझेंगे और सरकार को जज कर पाएंगे कि हर सेक्टर के हिसाब से उसकी क्या रणनीति है और सही भी है या नहीं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2/3 तबका सबसे नीचे के सेक्टर में काम करता है, जहां कम पूंजी के निवेश की जरूरत होती है। लेकिन हो सकता है सरकार मोबाइल फोन, कंप्यूटर सेक्टर के लिए नीति बना दे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसमें काम करने वालों का 1-2% ही काम करता है, उसके फायदे की बात हो, हेडलाइन बड़ी हो जाए। इसीलिए ऐसी हेडलाइन वाली नीतियों का फायदा नीचे तक नहीं पहुंचता है। रिजर्व बैंक ने आंकड़ा जारी किया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का रोजगार 6% बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 3.2% था। 2024 के वित्त वर्ष में 4.67 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में 64.33 करोड़ तदर्थ नौकरियां यानी प्रोविजनल जॉब्स मौजूद हैं, जो वित्त वर्ष 2023 में 59.67 करोड़ से अधिक हैं। तदर्थ नौकरियां क्या होती हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट वाली होती हैं, कम समय के लिए होती हैं, दिहाड़ी जैसी होती हैं, उसकी संख्या बताई जा रही है। तो आपने देखा, निवेश नहीं है, IIT, IIM वालों को पहले की तरह ऑफर नहीं मिल रहे, नौकरी नहीं मिल रही, असंगठित क्षेत्र में लाखों उद्योग नोटबंदी, GST के कारण बंद हुए। ये सारे आंकड़े पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अलग अलग अखबारों में छपे हैं। अब अचानक बीच में रिजर्व बैंक आ गया कि नौकरियां बढ़ी हैं। अब आते हैं सिटी बैंक की रिपोर्ट पर। ब्लूमबर्ग और रॉयटर में इस रिपोर्ट का जिक्र है। सिटी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 7% GDP वृद्धि भी अगले दशक में नौकरी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती, क्योंकि 7% की वृद्धि से भारत में साल में 80 लाख से 90 लाख नौकरियां ही पैदा होंगी, जबकि भारत में हर साल 1 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। जो संगठित क्षेत्र है, आज उसमें कोविड से पहले की तुलना में कम लोग काम करते हैं। खेती में आज भी 46% कार्यबल काम करता है, जिसका GDP में 20% से भी कम योगदान है। सिटी बैंक की रिपोर्ट सार्वजनिक तो है नहीं, तो इससे ज़्यादा टिप्पणी ठीक नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों की खपत बढ़ती जा रही है जिनका उपभोग अमीर करते हैं, जिनका उपभोग आम लोग करते हैं, उनकी खपत कम हो रही है। ऐसी कई खबरें छप चुकी हैं।
गांव में उपभोग का स्तर गिरता जा रहा है, कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत घटा रही है, तब भी लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने सिटी बैंक की प्रक्रिया और आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं कि काफी कमियां हैं और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस जैसे आधिकारिक डेटा को महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन पीएलएफएस के डेटा को लेकर दूसरी रिपोर्ट भी तो आई है जो इसी तरह की बात करती है। अगर सरकार को लगता है कि नौकरियां बढ़ रही हैं तो फिर से इन खबरों को भी देख लेना चाहिए। मार्च महीने में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से 17,471 कांस्टेबल पदों की भर्ती का विज्ञापन आया। 17,76,000 आवेदन आ गए। इसी साल जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसके लिए 50 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया। इस तरह की खबरें आपको काफी मिलेंगी हर राज्य से, जो बता रही हैं कि विश्वगुरु भारत में रोजगार की क्या स्थिति है। रोजगार का सृजन बहुत जरूरी मुद्दा है। भारत में आर्थिक असमानता की दर बढ़ती चली जा रही है। अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब अपनी जगह पर ठहरा हुआ है या गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास तो बहस से ही बाहर है। 10 साल में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की हालत खराब हुई है। 23 जुलाई के बजट को लेकर चर्चा हो रही है कि टैक्स में राहत दी जा सकती है, लेकिन क्या इस राहत से उसकी भरपाई हो जाएगी जिसका नुकसान मिडिल क्लास को पिछले 10 साल में हुआ है। टैक्स की राहत लेकर वो क्या करेगा अगर उसके बच्चों के लिए अच्छी नौकरी की संभावना पैदा नहीं होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मिडिल क्लास को फिर से धर्म की राजनीति का एक और डोज 10 साल के लिए दे दिया जाए ताकि सोसाइटी के गेट पर अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये खोया रहे? अगर ऐसा हुआ तो इस बार वो किसी भी क्लास में रहने लायक नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।